हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंसीडियस सीरीज का पार्ट 3, जो कि आया था चैप्टर 2 के 2 साल बाद, यानी कि 2015 में। पर ये उसके बाद की कहानी नहीं है, क्योंकि ये प्रीक्वल है, यानी कि पिछले दोनों पार्ट के पहले की स्टोरी। मतलब कि टाइमलाइन के हिसाब से ये सबसे पहली इंसीडियस फिल्म है, और इसके भी राइटर ली वेनल है, पिछले दोनों पार्ट के राइटर। और खास बात यह है कि इस बार डायरेक्टर भी वही हैं, और इनकी यह पहली फिल्म थी बतौर डायरेक्टर। और जंप स्केयर के मामले में ये मूवी सबसे ज़्यादा स्केरी है, और बाकी बातें करेंगे वीडियो के एंड में। और अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो उनकी वीडियो भी चेक कर लेना, चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लैम्बर्ट फैमिली के केस से 3 साल पहले, यानी कि 2007 में। और हम देखते हैं क्वीन ब्रैनन नाम के टीनेजर को, जो कि पहुंची है एलिस के घर। उसे एलिस से थोड़ी मदद चाहिए, पर एलिस फिलहाल रिटायर्ड है। अब ये अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं करती। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है एलिस को जिंदा देखकर, क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट में ही मर गई थी। और इस कंफ्यूजन का दोष जाता है इसके टाइटल पर। चैप्टर 1 में मर गई थी, लेकिन चैप्टर 3 में जिंदा है। ऑडियंस का फॉल्ट नहीं है, मेकर्स का फॉल्ट है। लेकिन आप इतना समझ लो कि ये सबसे पहली इंसीडियस मूवी है। चैप्टर 1 और 2 के इवेंट अभी 3 साल बाद होंगे। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि जवानी में एलिस ने यंग जॉस को बचाया था ब्राइड इन ब्लैक से। उसके बाद आती है यह स्टोरी, फिर इसके बाद आएगी लैम्बर्ट फैमिली। खैर वैसे तो एलिस रिटायर्ड है, पर क्वीन की शक्ल देखकर वो पिघल गई। क्वीन को अपनी माँ से बात करनी थी, जो कि कैंसर की वजह से 1.5 साल पहले मर गई थी। पर उसे लगता है कि वो आज भी इसके आसपास है और इससे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि इसके साथ थोड़ी अजीब चीजें भी होती हैं, जैसे कि रात में कोई अचानक से इसे जगा देता है, या फिर इसकी डायरी अपने आप जगह बदल लेती है। ये सारी बातें सुनकर एलिस समझ गई कि इसने पहले भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, तभी यह सब हो रहा है। अब उसने भी अपनी पावर्स का यूज करके इसकी माँ को पुकारा, लेकिन इसकी माँ की जगह कोई और ही सामने आ गया, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसे देखकर एलिस ने क्वीन को सलाह दी कि दोबारा अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मरे हुए में से किसी एक को पुकारोगे, लेकिन सुनेंगे सारे। एलिस की सलाह को उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। इस रात वो फिर से अपनी माँ से बातें करने में लग गई, और जवाब उसे मिल रहा था एक बैंड से। ऐसे ही अगली सुबह हम उसकी पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें है उसके डैड सॉन और छोटा भाई एलेक्स। अब क्वीन खाने से पहले अपने ब्रेकर्स की फोटो ले रही थी, तो उसका बाप गुस्सा कर रहा था कि तुम क्या खाती हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे पता नहीं है कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा। और एलेक्स स्कूल जाने से पहले वीडियो देख रहा था स्पेक्स और टकर की। यह भी इंटरनेट पर फेमस है, पर अभी ये एलिस के साथ काम नहीं करते। यह फैमिली एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहती है, जिसका कॉर्पोरेट रेफरेंस दे रहा है द शाइनिंग का। और साथ वाले रूम में रहता है हेक्टर नाम का लड़का, जो कि क्वीन को पसंद करता है, लेकिन क्वीन को पहले अपने करियर की चिंता है। और दूसरी साइड वाले रूम में रहता है एक ओल्ड कपल, हैरी और ग्रेस। क्वीन को देखकर ग्रेस बोल रही थी कि मैं इसे जानती हूँ, पर उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो डिमेंशिया का शिकार है। खैर एलेक्स को स्कूल छोड़ने के बाद क्वीन एक परफॉर्मेंस आर्ट स्कूल के लिए ऑडिशन देने चाहती है, जहाँ पर दूर से एक आदमी उसकी तरफ वेव कर रहा था, जिसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क था। और वहाँ पर ऑडिशन ले रहे थे जेम्स बॉन्ड, पहली 2 मूवी के डायरेक्टर। ये मूवी वो इसलिए नहीं डायरेक्ट कर पाई क्योंकि तब वो बना रहे थे फ्यूरियस 7। खैर वहाँ से निकलने के बाद क्वीन अपने दोस्त मैकी के साथ टाइम बिता रही थी, और तभी उसे सड़क के बीचों बीच फिर से वही आदमी दिखाई दिया, जो कि फिर से उसी की तरफ वेव कर रहा था। वो भी सड़क में रुककर उसे देखने लगी, जिस वजह से एक कार ने उसे उड़ा दिया। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर उसकी धड़कन रुक गई थी, जिस वजह से वो पहुंच गई थी कहाँ पर, द फर्दर में, यानी कि आत्माओं की दुनिया में। और तभी वो आदमी एकदम से उसके सामने आ गया, और सही टाइम पर शॉक देखकर डॉक्टर उसे वापस ले आए। अब ये जो ऑक्सीजन मास्क लगी वाली आत्मा है, इसे कहते हैं द मैन हु कांट ब्रीथ, वो आदमी जो सांस नहीं ले सकता। जब क्वीन ने अपने आप अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, तो उसकी माँ की जगह ये डीमन उस तक आ गया, और अब यह चाहता है क्वीन को। इसलिए एलिस ने इसे सलाह दी थी, पर इसने नहीं मानी। तो अब डीमन इस पर हावी होता जा रहा है, और इसका मोटिव क्या है और है कौन वो, यह तो हम आगे ही जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि पिछले 2 पार्ट्स में आत्मा आई थी, क्योंकि जॉस और डेल्टन अपनी बॉडी से निकलकर घूमते थे, और इस बार आत्मा इसलिए आ गई क्योंकि क्वीन ने अपनी माँ से बात करनी चाहिए। अब यही उसे भारी पड़ेगा।
इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी दोनों टांगे टूट गईं, यानी कि जो कुछ भी यह करना चाहती थी वो अभी तो नहीं होगा। अभी इसे काफी टाइम तक घर में ही रहना होगा जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाती, और ऐसे में यह उस डीमन के लिए एकदम इजी शिकार है। खैर 3 हफ्तों बाद सॉन उसे वापस घर ले आया और आते ही उसे मिल गई ग्रेस, और वो बोल रही थी कि जो आदमी सांस नहीं ले सकता, जो बैंड्स में रहता है, वो कल रात तुम्हारा नाम ले रहा था और फिलहाल वो तुम्हारे रूम में ही मौजूद है। वैसे तो इसकी सारी बातें बेकार होती हैं, पर यह सब सुनकर क्वीन भी घबरा गई। अब अपने रूम में जाने से भी वो डर रही थी, पर सॉन उसे सुलाकर आ गया। उसने क्वीन को एक बेल भी दी कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। क्वीन भी आराम से सो गई, पर रात में अचानक से उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसके साथ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आना, बेल का अपने आप बजना। ये सब फिर भी वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो डीमन सच में उसके रूम में मौजूद था। अब जैसे ही वो उसके पास आया तभी वहां पर आ गया सॉन बेल की आवाज सुनकर, और उसके आते ही डीमन गायब हो गया। उधर एलिस भी सोने का ट्राई कर रही थी और इसके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है वॉरेन। जैसे ही वो सोने जाती है वैसे ही उसे कुछ दिखाई दिया। तब उसने डायरी पर एक नाम लिखा जो कि था क्वीन का, यानी कि क्वीन की जान को खतरा है। इधर क्वीन आराम से क्लॉकवर्क ऑरेंज पढ़ रही थी, जिसके ऊपर बनी मूवी आजकल इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है। वो दीवार पर टैप करके हेक्टर से बात करने में लग गई क्योंकि दीवार के पीछे उसका बेडरूम है, और वो रिप्लाई भी दे रहा था। तो क्वीन उसके पास मैसेज करती है, जिसके बाद वो अचानक से सहम गई क्योंकि हेक्टर बताता है कि वो तो घर पर है ही नहीं। डरते हुए क्वीन ने फिर से एक बार टैप किया, लेकिन इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो लाइट बंद करके चुपचाप सो गई। और तभी ऊपर से आया डीमन का हाथ उसे जगाने। इससे पूरी सीलिंग क्रैक हो गई, जो सॉन भी देख पा रहा था। इसलिए वो ऊपर वाले रूम में गया चेक करने, लेकिन उसमें तो कोई रहता ही नहीं, और अजीब से पैरों के निशान वहां जरूर थे जो जा रहे थे बेड के नीचे, और इसी के नीचे है क्वीन का बेडरूम। वो निशान बने थे किसी चिपचिपी टार जैसी चीज से, और यह बड़ा अच्छा तरीका है यह बताने का कि वो डीमन बीमारी को अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो खुद भी शायद ऐसे ही मरा होगा। अगली सुबह क्वीन सॉन को बताती है कि मुझे किसी साइकिक से मिलना है, क्योंकि इसे अभी भी यही लग रहा है कि यह सब इसकी माँ कर रही है। वो यह भी बता देती है कि 1 महीने पहले मैं एलिस नाम की साइकिक के पास गई थी, और फिलहाल एलिस भी फिर से इसकी माँ से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने पर वो डीमन फिर से इसके पास आ गया। उसके टार वाले पैरों का पीछा करते हुए वो पहुंच गई अपने रीडिंग रूम तक, जो काफी टाइम से बंद था, लेकिन आज उस डीमन ने खोल दिया। उसके पैरों का पीछा करते हुए वह नीचे भी चली गई, लेकिन अब वो पैर जा रहे थे दीवार पर, क्योंकि वो था दीवार पे। उसने एलिस को पकड़ लिया, पर किसी तरह बचकर वो ऊपर आ गई। इधर क्वीन वीडियो कॉल पर मैगी से बातें कर रही थी, पर अचानक से मैगी बोलती है कि क्या तुम्हारे पीछे एलेक्स है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। तभी उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई क्योंकि वहां पर आ चुका था वो डीमन, दिन में भी नहीं रुकता। खैर वो क्वीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में ही वो गायब हो गया। तो क्वीन बेड के नीचे ढूंढने लगी, पर तभी वो आ गया ऊपर से और उसने क्वीन को उठाकर नीचे पटक दिया। अब हम जाकर उसके गंदे टार से भरे पैर देख पाए। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रूम में अंधेरा कर दिया और क्वीन बस देखती रही क्योंकि वो लाचार थी। फिर वो उसके ऊपर झपट पड़ा। किस्मत से तभी सॉन वापस आ चुका था। क्वीन की चीख सुनकर वो जल्दी से भागकर उसके रूम में पहुंचा, तो उसने क्वीन को फ्लोर पर पड़ा पाया और उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। अब जाकर क्वीन समझी कि जिससे यह बात कर रही थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो डीमन था। सारी बात उसने सॉन को भी बता दी, और सॉन ये नहीं बोल रहा था कि ये सब तो बकवास है, बल्कि वो तो क्वीन का पूरा साथ दे रहा था। वो नीचे गया तो उसे पता चला कि उनकी पड़ोसन ग्रेस मर गई। वो हैरी को थोड़ी हिम्मत दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके साथ फिर से अजीब चीजें होने लगी। डर के मारे उसने फेस ढक लिया, पर जब कंबल हटाया तो उसने खुद को पाया ऊपर वाले फ्लोर पर। अब वो जल्दी से नीचे जाना चाह रही थी, लेकिन डीमन उसे जाने नहीं देगा। उसने क्वीन को ले जाकर उसी रूम में फेंक दिया जो इनके रूम के ऊपर था, और वहाँ उसे दिखाई दी एक लड़की जिसके हाथ पैर तो थे पर आंख और मुंह गायब थे। डर के मारे क्वीन फ्लोर पीटने लगी, जिसे सुनकर सॉन जल्दी से ऊपर आया और क्वीन को वहाँ पाकर वो भी हैरान था, लेकिन उसकी हैरानी दूर करने के लिए वहाँ मौजूद थे वही पैरों के निशान जो जा रहे थे एक टूटी हुई विंडो तक। सॉन ने झांका तो वो डीमन खड़ा था नीचे, पर जब क्वीन ने झांका तो वो आ चुका था ऊपर उसे ले जाने के लिए। पर सॉन ने किसी तरह क्वीन को खींच लिया और सब कुछ इसके सामने हुआ तो अब कोई पर्दा रहा नहीं। उन्हें मदद चाहिए।
जिसके लिए सॉन पहुंचा एलिस के पास। अब जैसे वो अपनी वाइफ की मौत से डील कर रहा है, वैसे एलिस भी डील कर रही है अपने हस्बैंड जैक की मौत से, जो कि 1 साल पहले मरा था। और इसके लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जैक ने खुद ही अपनी जान ली थी डिप्रेशन की वजह से। इसने सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर लेगा। कई सारी बातें इसके दिल में रह गई थी जो इसे करनी थी, तो इसके लिए इसने क्या किया होगा, जैक की आत्मा से कांटेक्ट, और उसकी जगह इसे कोई ऐसा मिल गया जो इसकी जान का दुश्मन था, वही ब्राइड इन ब्लैक, जिसके चंगुल से इसने यंग जॉस को बचाया था। वो तो बस इसी का वेट कर रही थी कि ये कब उस दुनिया में जाए और वो इसके पीछे लगे। इसलिए अब ये अपनी पावर का यूज नहीं करती क्योंकि इसे डर है कि वो ब्राइड इसे मार देगी। तो अब आप देख लो ली बैनल का दिमाग, जो भी हल्का सा गैप कहीं रह जाता है उसे यह आदमी इतनी अच्छी तरह से भर देता है कि मूवी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि आज से 3 साल बाद जब वो ब्लैक ब्राइड जॉस की बॉडी में जाएगी तो सबसे पहले वो किसे मारेगी, एलिस को। पहले तो इसकी कोई ठोस बैक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इस मूवी में ली बैनल ने वो भी बना दी। अब हमें पता है कि वो ब्राइड पहले से ही एलिस के पीछे लग चुकी थी और मौका मिलते ही उसने अपने काम को अंजाम। अभी जो पार्ट आया है रेड डोर, उसे देखकर जो राइटिंग का खेल नहीं समझ वो अब समझ जाएगा। और यह सब जानने के बाद सॉन एलिस को कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस क्वीन से जाकर मिल लो, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। उसकी बात मानकर एलिस क्वीन से मिलने पहुंची और एलिस को देखकर वो सच में काफी खुश हुई और उसकी ये हालत देखकर एलिस को दिल से बुरा लगा। इसलिए वो फिर से एक बार उसकी हेल्प करने में लग गई और इस बार वो सीधा कांटेक्ट कर रही थी उस डीमन से। द फर्दर में जाकर वो लालटेन लेकर आगे बढ़ती है और पहुंच गई वो रेड डोर तक, जो कि इस बार लिफ्ट है। रास्ते में उसे और भी डरी हुई आत्माएं मिल रही थी जो उस डीमन से ही डर रही थी क्योंकि यह सब उसके गुलाम हैं। अब लिफ्ट लेकर वो ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंची जहां पर उसे दिखाई दिया एक घर और उस घर में थी एक क्रीपी सी आत्मा जो उसे आगे जाने को बोल रही थी। वो आगे जाती है तभी वो ब्लैक ब्राइड ने सीधा ही उसका गला पकड़कर उसे सोफे पर दबा दिया। रियल लाइफ में भी उसका दम घुट रहा था तो सॉन ने उसे जल्दी से जगा दिया, जिस वजह से वो बच गई। और हम जानते हैं कि इसका अंत ऐसे ही होगा, वो ब्लैक ब्राइड सोफे पर ही इसका गला घोटकर इसे मारेगी। इसे कहते हैं परफेक्शन। खैर मदद करके एलिस को पछतावा था, इसलिए वो तो वहाँ से भाग गई। इसके बाद एलेक्स ने सॉन को रूबरू करवाया स्पैक्स और टकर से, जिनका कंटेंट वो पूरा दिन देखता है। वैसे तो वो जोकर लग रहे थे पर सॉन को कुछ तो करना ही था, इसलिए उन दोनों को ही बुला लिया। यहाँ ली बैनल के कपड़ों पर आप एक लोगो देख सकते हो जो कि है कैस्पर का, जो कि एक फ्रेंडली भूत है। और ली बैनल की वैल्यू आप इस बात से लगा लो कि इस मूवी के राइटर भी वही हैं और डायरेक्टर भी वही हैं और साथ में एक एक्टर भी, और तीनों ही चीजों में यह भारी है। खैर आते ही वो दोनों काम पर लग गए। उन्होंने क्वीन के ऊपर माइक और कैमरा फिट कर दिया। रात में अगर कुछ हुआ तो ये चेक कर लेंगे। यहाँ एलिस जाकर मिलती है अपने पुराने दोस्त कार्ल से, जो कि यंग जॉस के केस में इसके साथ था, बल्कि इसी ने ही एलिस को बुलाया था। वो एलिस को समझाता है कि तुम उस ब्राइड से ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम जिंदा हो। और यही लाइन एलिस ने बोली थी जॉस को फर्स्ट पार्ट में, तभी वो उस लंबे बाल वाले आदमी से लड़वाया था। तो ली बैनल ने इस लाइन की भी बैक स्टोरी निकाल दी। कार्ल उसे बताता है कि तुमने जिस बच्चे को बचाया आज उसका खुद का भी बच्चा है। यह बात कर रहे हैं डल्टन की, जिसकी मदद के लिए भी यही जाएगी आने वाले टाइम में, और वहीं पर इसकी मौत होगी उसी ब्राइड के हाथों। किसी फ्रेंचाइजी को लिखो तो ऐसे ही लिखो, नहीं तो रहने दो। खैर इधर ये तीनों जागे हुए थे ऑलमोस्ट, तभी अचानक लाइट चली गई और वो देखते हैं कि क्वीन उठकर चल रही थी, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं। वो तीनों जाकर चेक करते हैं तो क्वीन रूम से गायब थी क्योंकि वो छुपी हुई थी अलमारी में। पर जब सॉन ने चेक किया तो अलमारी में सिर्फ कैमरा था। क्वीन खड़ी थी उनके पीछे, जिसे पोजेस किया हुआ था डीमन ने। उसने अटैक करके बारी बारी से तीनों को बिछा दिया, फिर बेड पर अपने पैरों को मार मार कर प्लास्टर तोड़ा और उसके बाद वो टूटी टांगों से ही चलकर सॉन के पास आई और उसके सामने ही अपनी जान लेने लगी। लेकिन सॉन ने सही टाइम पर उसे रोक लिया। जिस बीच वो देख पाए क्वीन के गले के अंदर एक आंख। उन्होंने क्वीन को बांधा, तब जाकर वो शांत हुई। और ये सब देखकर तो स्पैक्स और टकर भी हिल गए। वो बोल रहे थे कि ये हमारे बस की बात नहीं। और यह सुनकर गुस्से में सॉन उन्हें घर से निकाल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आ गई एलिस। उसने दोनों को रोक लिया क्योंकि यह भी काम आएंगे। फिर एलेक्स को वहाँ से भेजकर एलिस उन्हें बताती है कि आमतौर पर ऐसी आत्माओं को चाहिए होती है हमारी बॉडी, ताकि वो अपनी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में वापस आ सके। पर यह डीमन लग रहा है वो अपनी ही दुनिया में रहकर हमारी आत्माओं को गुलाम बनाकर अपने पास रखना चाहता है। यह है उसका मोटिव। और जैसा कि हमने देखा कि
उसके पास कई सारी लड़कियां पहले से ही कैद हैं और क्वीन की आत्मा को भी वो ले जा चुका। लेकिन आदि अब इससे पहले कि पूरी जाए, इन्हें क्वीन को वापस लाना होगा उस दुनिया में जाकर, और यह काम कर सकती है सिर्फ एलिस। उसने टकर को कैमरा वगैरह सेट करने के लिए बोला और फिर स्पेक्स से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसने बोला कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ यह प्रोसेस जिसमें एलिस बोलती है और स्पेक्स उसे लिखता है। स्पेक्स पूछता है कि क्या उस दुनिया का कोई नाम भी है, तो एलिस कहती है कि हम उसे बुलाएंगे द फर्दर। तो यहाँ से नाम आया था। अब एलिस उस दुनिया में जाती है और वहाँ पर जो भी डरी हुई आत्माएं थीं वो सब इसी बिल्डिंग में रहती थी। उस डीमन ने इन्हीं के हाथों इनकी जान लेकर इनकी आत्मा को कैद कर लिया। उन्हीं में से एक आत्मा के जरिए वो उस डीमन के रूम तक पहुंची, लेकिन वहाँ पर उसे फिर से पकड़ लिया ब्लैक ब्राइड ने। तभी उसे याद आ गई कार्ल की बात। उसने ब्राइड को इतनी दूर फेंक कर मारा कि वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर सामने कोई बैठा था तो एलिस उसके पास गई। उसे देखकर वो रोने लगी क्योंकि वो था उसका हस्बैंड जैक, जिससे वो कब से बातें करना चाह रही थी, पर वो उसे बोल रहा था कि अपनी जान देकर मेरे साथ इस दुनिया में रह जाओ। जिससे एलिस समझ गई कि ये जैक नहीं है बल्कि वो डीमन है। उसने उल्टा डीमन पर अटैक करके बोला कि क्वीन को वापस करो। तब डीमन ने ताली मारी तो उसकी पैट वहां पर आ गई, जो कि थी क्वीन की आत्मा, जिसके हाथ और आंख गायब थे, यानी कि ये अभी आधी है। एलिस जल्दी से उसे साथ लेकर भागी, लेकिन डीमन बहुत बड़ी रुकावट था। पर एलिस भी कोई कम नहीं थी। उसका सामना करते हुए वो क्वीन की आत्मा को बॉडी तक वापस ले आई और खुद वो अपनी बॉडी में आ चुकी थी। पर क्वीन के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अपनी बॉडी में उसे खुद ही वापस आना होगा, जो कि डीमन होने नहीं देगा। वो सब उसे वापस बुला रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा डीमन उसकी पूरी आत्मा को खींच रहा था। तभी एलिस को आवाज आती है ग्रेस की आत्मा की, जो उसे किसी किताब के बारे में बता रही थी। वो किताब थी क्वीन की डायरी, जिसमें उसकी माँ का लिखा हुआ लेटर पड़ा हुआ था, जो आज तक क्वीन को नहीं मिला। क्वीन की माँ लिली ये लेटर छोड़कर गई थी ताकि क्वीन इसे ग्रेजुएशन से पहले पढ़े, और आज तक ये खोया रहा क्योंकि लिली के मरने के बाद क्वीन ने अपनी डायरी कभी खोली नहीं। यानी कि इसकी माँ सच में इसे सिग्नल दे रही थी इसकी डायरी को मूव करके। अब एलिस एक बार फिर से लिली को बुलाती है और इस बार वो आ गई। इस सीरीज में प्योर आत्मा पहली बार दिखी। उसने क्वीन के कान में कुछ बोला जो डीमन की सारी बातों पर भारी था। क्वीन ने होश में आकर उसके चेहरे से मास्क हटा दिया, जिस वजह से उसका दम घुट रहा था और वो हो गया खत्म, और क्वीन फ्री होकर वापस आ गई। तो एलिस ने उसे बताया कि तुम्हारी मॉम भी इसी वक्त यहीं पर है और उन्हीं की वजह से तुम वापस आ पाई। लिली बता रही थी कि जब तुम ऑडिशन देने गई थी तब यह भी वहाँ पर मौजूद थी और उसका कहना था कि तुम मुझे मत ढूंढो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह ये नाइटमेयर एंड हुआ और यहाँ से शुरुआत हुई एक नई टीम की, और इनकी वैन की नंबर प्लेट पर लिखा है स्पेक्टर, यानी कि स्पेक्स और टकर। और अब एलिस डरने की बजाय लोगों की मदद करेगी और इसकी हेल्प करेंगे ये दोनों, जिसके लिए ये नई ड्रेस भी देगी जो कि आप पहले देख चुके हो। अब अगली रात एलिस चैन की नींद सोने जा रही थी कि तभी उसका डॉग भौंकने लगा क्योंकि उसके पीछे एक चेहरा था और एलिस के पीछे था वही रेड फेस डीमन। और इसी के साथ यह मूवी हो गई खत्म और इसका अगला पार्ट भी बना है, यानी कि चौथा पार्ट। ये सीरीज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो चौथे पार्ट का ब्रेकडाउन भी जल्दी आएगा। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।